जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी का 9th क्लास का भी दोस्तों चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसमें से दोस्तों साइंस का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम दोस्तों एनसीईआरटी साइंस का जो 9th चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे उसका। और उसी प्रकार दोस्तों हम लोग साइंस का रिवीजन करते चलेंगे। एक क्लास और दोस्तों बायोलॉजी का लगभग एनसीईआरटी का होगा। उसके बाद दोस्तों फिजिक्स का 2-3 चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग 10th क्लास का क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोशिका एक छोटे या छोटी, यहाँ पे दोस्तों डैश खाली स्पेस होगा। यहाँ पे क्या होगा? खाली स्पेस होगा। कोशिका एक छोटे या छोटी डैश के लिए एक लैटिन शब्द है। एक लैटिन शब्द है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो कोशिका होता है हमारे शरीर की या किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई होता है। हमारा शरीर जो है दोस्तों, या तो किसी भी जीव का या पदार्थ का जो शरीर बना होता है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिससे कि हमारे शरीर की बात करें तो हमारा शरीर क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लाखों करोड़ों। तो उनमें से दोस्तों एक छोटा कोशिका होता है। एक कोशिका होता है जिसे क्या कहा जाता है? एक कमरे के रूप में जाना जाता है। कमरे कह लो, या तो कक्ष कह लो, या तो इसे दोस्तों सैला कह लो, या तो इसी को दोस्तों सैला भी, लैटिन शब्द में सैला भी कहा जाता है। ये सारा का मतलब एक ही होता है, कमरे बोलो, कक्ष बोलो, या तो सैला बोलो। तो कमरे इसको क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि एक कोशिका में सारी प्रतिक्रियाएं होता है। जितने भी कोशिकाओं का, जैसे कि कोशिका के अंदर हमारा क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर कोशिका की बात करें दोस्तों, तो कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम पाया जाता है। साथ ही साथ केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। गोल्गी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और कई प्रकार के दोस्तों इसके अंतर्गत में होते हैं। तो कोशिकाओं में मतलब कि एक कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता होती है वो सारी चीज इन कोशिकाओं के अंदर में पाया जाता है। इसीलिए एक क्या कहा जाता है? एक कक्ष या कमरे के रूप में कहा जाता है। कोशिका को एक कक्ष या तो कमरे के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूम, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? कोशिका की अगर हम बात करें तो इसका खोज किसने किया था? इसका खोज करने वाला कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में खोज किया था। तो ये दोस्तों डेट भी पूछा जाता है कि कोशिका को खोज सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश, यहाँ पे फिर से दोस्तों मिस टाइपिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे डैश होगा, डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों जो 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का, तो उन्होंने क्वार्क के टुकड़े में खोज किया था। किसमें खोज किया था? क्वार्क के टुकड़े में खोज किया था। क्वार्क क्या होता है दोस्तों? जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें क्वार्क होता है। तो उसी क्वार्क में कोशिकाओं का क्या किया गया था? खोज किया गया था सबसे पहले। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? तो देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत की खोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे? स्लाइडेन और सवान थे। स्लाइडेन और सवान थे। अब स्लाइडेन और सवान की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जब कोशिका का सिद्धांत दिया था, तो इनके अनुसार जब कोशिका का सिद्धांत दिया था तो इन्होंने तीन मूल्य बातें बताया। इन्होंने क्या बताया? तीन मूल बात बताया कि पहला, सभी जीव, क्या बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं।
सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव क्या था, कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम मनुष्य की बात कर लें या जानवर की बात कर लें, किसी भी जीव का बात कर लें, तो सभी जीव एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ये कहा उन्होंने। और दूसरा बात क्या कहा दोस्तों, कि कोशिकाएं जो है जीवन की मूल इकाई है। कोशिकाएं कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई है, जीवन की मूल इकाई है। मूल इकाई दोस्तों अन्न की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे एक छोटी कोशिका है, एक छोटी कोशिका, फिर छोटी कोशिका, फिर छोटी कोशिका, यानी कि छोटी कोशिका कोशिका मिल करके क्या बनता है, यानी कि कोशिका कोशिका मिल करके दोस्तों क्या बनता है हमारा, कोशिका और कोशिका मिल करके क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक उत्तक मिल करके क्या बनता है दोस्तों, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। और अंग अंग मिल करके क्या बनता है, शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक क्रम हो जाता है, कोशिका कोशिका मिल करके उत्तक उत्तक बनेगा, उत्तक उत्तक मिल करके अंग बनेगा, अंग अंग मिल करके शरीर बनेगा। तो ये कोशिका का क्या होता है, सबसे छोटी इकाई कोशिका क्या होता है, किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई या तो मूल इकाई माना जाता है। एक पॉइंट और इन स्लाइड और सवाल ने इंपॉर्टेंट बताया दोस्तों, कि कोशिका कोशिकाएं क्या, तीसरा बात उन्होंने कहा दोस्तों कि कोशिकाएं पहले कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से ही बनती हैं। मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है या तो बनती है। कोशिकाओं कोशिकाओं से बनती है, बनती है या तो उत्पन्न होती है, बनती है या तो उत्पन्न होती है, बनती है या तो उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि कोई भी कोशिका होता है, जैसे कि कोशिका का विभाजन होता है, एक छोटी कोशिका है, अब इस कोशिका का विभाजन होकर के एक और कोशिका का निर्माण करेगा, फिर ये कोशिका विभाजन करेगा, एक और कोशिका का निर्माण करेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना छोटा होता है, लेकिन उसके शरीर में कोशिका का विभाजन होते 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 18 साल तक एक वृद्ध यानी कि एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है, जिसके अंदर सारी मतलब सारे एक संपूर्ण शरीर बन के निर्माण हो जाता है। तो कोशिका का विभाजन से ही बनता है। जिसे हमारा बच्चा शरीर, जब बच्चा पैदा लेता है तो कितना छोटा शरीर होता है, तो उसी में विभाजन होते गया, विभाजन होते गया, कोशिका का विभाजन होते गया, और शरीर का भी उसी प्रकार क्या होता है, विकसित होते जाता है। तो कोशिकाएं पहले शरीर का सबसे छोटी था, फिर उसमें विभाजन होकर के उसी कोशिकाओं से क्या होता है, कोशिका का विभाजन करते करते शरीर का एक निर्माण करता है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया। अब स्लाइडेन और समान की बात करें दोस्तों, इन्होंने जो ये सिद्धांत बताया, तो कब उन्होंने बताया था, सिद्धांत इन्होंने कब बताया था, तो 1839 में दोस्तों इन्होंने इन सारी कथनों के बारे में बताया था। कि स्लाइडन और समान ने क्या किया था, कोशिका का सिद्धांत ये दिया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई है, और कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, यानी कि पहले कोशिकाएं जो होती है उसी कोशिका को विभाजन कर करके और कोशिकाएं बड़ी होती है, और शरीर का एक निर्माण होता है और विकास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइडेन एंड समान डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है, एक कोशिकीय जीवों का समूह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव। बहु कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होगा, उसमें जिसमें एक ही कोशिका होगा, जिसमें क्या होगा, एक ही कोशिका हो, यानी कि यूनिसेलुलर जिसको हम कहते हैं, एक ही कोशिका हो, एक ही कोशिका कोशिका हो। और इसमें क्या होगा, एक से अधिक कोशिका हो, यानी कि जिसको हम बहुकोशिकीय, यानी कि एक से अधिक कोशिका हो, एक से एक से अधिक कोशिका हो, एक से अधिक कोशिकाएं हो या तो कोशिका हो,
एक से अधिक कोशिकाएं हो या तो कोशिका हो, वो क्या कहलाता है? बहुकोशिकीय कहलाता है। तो एक कोशिकीय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनमें से कौन कौन आता है? एक कोशिकीय की बात करें तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है वो क्या आता है? ईस्ट आता है। ईस्ट आता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फिर सॉरी, नील हरित शैवाल दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया नहीं, ये ईस्ट अलग होता है। ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, इसके अलावा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया दोस्तों जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब बहुकोशिकीय की एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकता है? बहुकोशिकीय की बात करें दोस्तों, तो जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जो भी चीजों को हम देख पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम गाय को देख पा रहे हैं, या तो फिर एक पक्षी को देख पा रहे हैं, या तो एक चींटी को देख पा रहे हैं, यानी कि नंगी आंखों से हम जिसको देख पा रहे हैं दोस्तों वो क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय तभी तुम देख पा रहे हैं, वरना नहीं देख पाते। तो गाय हो गया, चींटी हो गया, यानी कि जो भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जो पूछा जाता है, तो एक हाइड्रा हो गया। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका आया है तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या हो गया? मान लेते हैं कि क्या है? एक कोशिका है। क्या होता है? कोशिका है। तो और बीज को हमारा क्या होता है दोस्तों? केंद्रक कहलाता है। ये कोशिका है, और बीज का जो होता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। और इसके बीच में दोस्तों एक द्रव पाया जाता है। इसके बीच में क्या होता है? एक द्रव यानी कि लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। और इसके अंदर की बात करें दोस्तों, इसके इसके अंदर में भी एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी कि केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव कहा जाता है। उसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कोशिका क्या बोला है? कोशिका के सबसे बाहरी आवरण। तो कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण जो होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा लाल लाल कलर का मैं जो दे रहा हूँ, बाहरी, हर किसी के बाहरी में जो एक लेयर होता है, तो जो बाहरी लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को या तो न्यूक्लियस या तो न्यूक्लियस या तो केंद्रक कहेंगे। कोशिका द्रव को कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर की बात करें हम, तो और कई सारी चीजें होती है। इसके अंदर में क्या होता है? और कई सारी चीजें होती है। जैसे कि दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, 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 माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में गोल्गी बॉडी एक पाया जाता है, जिसे गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है। गोल्गी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या तो गोल्गी काय, गोल्गी काय, गोल्गी काय कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो इसे अंतः प्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतः प्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतः प्रद्रवी जालिका कहा जाता है। और इस जो राइबोस यानी कि जो अंतः प्रद्रवी जालिका होता है दोस्तों, इसमें दो चीज होता है। जैसे कि देखिए, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये हमारा मान लेते हैं दोस्तों क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये क्या हो गया? इंडो ये हमारा क्या हो गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अंदर में दोस्तों दो भाग होता है। क्या होता है? दो भाग होता है।
एक इसमें एक डॉट डॉट होता है। इसी ये जो डॉट डॉट होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। और इसी राइबोसोम में दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री या तो उद्योग कहा जाता है। और ये हमारा एक क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ रफ का यानी कि क्या कह सकते हैं? खुरदरा। रफ यानी कि खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा क्या होता है? स्मूथ होता है यानी कि चिकना। स्मूथ यानी कि चिकना। तो जहां जो स्मूथ होता है वो क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? दो भाग का निर्माण होता है। एक क्या होता है? राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डॉट 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 का जो इसमें एक होता है वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। उसका उसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और वसा का काम क्या है? यानी कि ये जो स्मूथ वाला पार्ट है वो क्या करता है? वसा का निर्माण करता है, यानी कि फैट का निर्माण करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब किसका क्या क्या काम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है दोस्तों? ऊर्जा का निर्माण करना। क्या काम करना है? ऊर्जा का निर्माण करना। इसीलिए इसे ऊर्जा का घर कहा जाता है या तो पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। तो ऊर्जा का निर्माण करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है या कोशिका का घर कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के लिए दोस्तों यहाँ पे हम नीचे स्पेस नहीं, ऊपर स्पेस नहीं, इसलिए नीचे लिखते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। आत्म आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। या तो दोस्तों इसे एटम बम भी कहा जाता है। कभी कभी इसे एटम बम भी कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका झिल्ली हो गया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। अब गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है दोस्तों? जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ये ऊर्जा का ट्रांसफर करने का काम करता है। और गोल्गी बॉडी दोस्तों, गोल्गी बॉडी को गेटमैन के रूप में जाना जाता है, यानी कि क्या कहते हैं उसको? रक्षक के रूप में, बॉडीगार्ड के रूप में। गोल्गी बॉडी को बॉडीगार्ड के रूप में माना जाता है। बॉडीगार्ड के रूप में। और ये एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। तो केंद्र कोशिका द्रव का है क्या होता है दोस्तों? देखिए ये जो हमारा केंद्रक है, केंद्रक और जो बाहरी झिल्ली होता है, केंद्रक और केंद्रक का जो झिल्ली होता है, इसके बीच में जितने भी लिक्विड पाया जाएगा या द्रव्य पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहेंगे। ओ सॉरी, कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और केंद्रक के बीच में जो होगा वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव कहलाता है। ये जो बीच में पीला पीला कलर का हमने दिया है वो क्या है? केंद्रक द्रव कहलाता है। और इसी के अंदर में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। और इसी के अंदर में जिसको डीएनए और आरएनए का निर्माण इसी के अंदर में होता है। अब एक बात यहाँ पे दोस्तों, जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला दिया जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, यानी कि केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। या तो इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है या तो जीव द्रव कहा जाता है। तो ये दोस्तों कोशिका के बारे में पूरा संपूर्ण यानी कि जितने भी जानकारी था हमने यहाँ पे बता दिया। अब क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो हमने क्या कहा दोस्तों, जो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है ये, वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है या तो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? कोशिका झिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों पर अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विसरण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है?
वाष्पन, वाष्पन मतलब क्या होता है, जब जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है दोस्तों केमिस्ट्री में, कि जब कोई सॉलिड चीज डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, या तो सब्लिमेशन कहलाता है। और संघनन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई ठोस चीज, सॉरी, जब कोई लिक्विड चीज जब कोई लिक्विड चीज यानी कि जो कोई लिक्विड होता है वो ठोस में परिवर्तन होता है, लिक्विड का ठोस में परिवर्तन होना या गैस का ठोस में परिवर्तन होना, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे कि पानी को हम फ्रिज में डाल के रखते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी हमारा ठोस बन जाता है, तो वो संघनन कहलाता है, यानी कि जमना, फ्रीजिंग भी हम कह सकते हैं। कोशिका को डैश में, यहाँ पे भी दोस्तों खाली स्थान है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, डैश में रखा जाता है तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी, कोशिका के आयतन में कमी आएगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं दोस्तों, कि जब एनर्जी या कोई भी चीज का प्रवाह होता है, जैसे कि अगर पानी का प्रवाह कहते हैं, तो पानी का अगर प्रवाह होगा, पानी का प्रवाह होगा तो कहाँ से होगा वो, हायर टू लोअर होता है। हायर टू क्या होता है, लोअर होता है, यानी कि ऊपर से ऊंच से नीच की हो जाता है। जब ढलान होता है तभी ना पानी बहाव होता है। समतल स्पेस में क्या पानी बहाव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसी प्रकार दोस्तों एनर्जी का भी ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो हायर टू लोअर हमेशा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि एक कोशिका को डैश में रखा जाता है तो कोशिका के जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। तो जो अति प्रासरी होगा दोस्तों, यानी कि हाइपरटोनिक विलियन होगा, तब उसमें ऐसा कंडीशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन की क्रिया द्वारा प्राप्त करता है, क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अमीबा हमारा क्या है, सबसे पहले बात, अमीबा हमारा क्या है, एक एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले दोस्तों एक अमीबा हम बनाते हैं, क्या अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप और साइज है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसका कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है, कोई फिक्स्ड शेप, इसका शेप या तो साइज नहीं होता है। शेप, शेप का मतलब क्या दोस्तों, आकार, आकार नहीं होता है, नहीं होता है। ये पूछा जाता है कि इस अमीबा का आकार कैसा होता है, तो फिक्स्ड शेप या साइज इसका दोस्तों नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब दोस्तों ये, अगर हम कोशिका के भोजन की बात करें तो ये करता कैसे है, जैसे कि ये क्या हो गया, अमीबा हो गया, और अमीबा के आसपास में यहाँ पे दोस्तों एक क्या है, कोई जीव है, यानी कि कोई इसके, अमीबा का क्या है, भोजन आगे यहाँ पे रखा हुआ है, क्या है, रखा हुआ है। तो ये खाएगा कैसे इसको, ये क्या होगा, ये खाएगा कैसे, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक काल्पनिक, काल्पनिक क्या करेगा, पैर को, यानी कि पैर जनरेट करेगा, क्या करेगा, काल्पनिक पैर को जनरेट करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल, क्या करेगा, आर्टिफिशियल क्या करेगा, हाथ या तो पैर को निकालेगा, इधर से भी निकालेगा और इधर से भी निकालेगा, इधर से भी निकालेगा, इधर से भी, और धीरे धीरे इसको क्या करेगा, घेर लेगा, इसको क्या करेगा, घेर लेगा। अब घेरने के बाद धीरे धीरे इसको इसको कहाँ पे ले जाएगा, इसको बीच में ले जाएगा। इस कोशिका को क्या करेगा, जो इसको जो अंतर ग्रहण किया है, इसको क्या करेगा, अंदर ले जाएगा, यहाँ पे बीच में ले जाएगा, क्या करेगा, इसको बीच में ले जाएगा, और इसी को यहीं पे इसका क्या करेगा, पाचन कर देगा, यानी कि यहीं पे इसको क्या करेगा, पचा लेगा, बीच में क्या करेगा, पचा लेगा। तो इसे क्या का, इस पूरी प्रोसेस, ये जो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बाहर निकलता है, यानी कि इस प्रोसेस को पूरा क्या कहा जाता है, फाइगोसाइटिसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइगोसाइटिसिस कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, इंडोसाइटिसिस, यानी कि अंतर ग्रहण की प्रक्रिया। इंडो मतलब क्या होता है, इंडो मतलब होता है अंदर, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर। तो इंडोसाइटिसिस का मतलब क्या होता है, अंतर ग्रहण करना, अंतर ग्रहण करना, यानी कि अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीवन में एक अस्पष्ट केंद्रक भाग है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, ऐसे भाग क्या कहते हैं, ऐसे भाग क्या कहते हैं। तो अभी हमने दोस्तों पीछे बताया कि जो बहुकोशिकीय जीव होता है, तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज हम देख सकते हैं,
कोशिका का दोस्तों हमने एक प्रकार देखा कि एक कोशिकीय जीव होता है और एक बहुकोशिकीय जीव होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोशिका को दो भाग में बांटा जाता है। एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल या तो जीव, प्रोकैरियोटिक जीव या तो सेल हम कह सकते हैं, जीव या तो सेल कोशिका, या तो दूसरा दोस्तों कोशिका ही रहने देते हैं दोस्तों, जीव भी हालांकि बोल सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव या तो कोशिका, प्रोकैरियोटिक जीव, अरे प्रोकैरियोटिक कोशिका, पेरियोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा क्या कहलाता है दोस्तों यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव या कोशिका, यूकैरियोटिक जीव या तो कोशिका, यूकैरियोटिक जीव या तो कोशिका, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल या तो यूकैरियोटिक सेल, यू यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या तो यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें मेन अंतर या डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या होता है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके अंतर्गत में दोस्तों जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, यूनिसेलुलर, और इसके अंतर्गत में क्या होता है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव आते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव आता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव आता है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था दोस्तों, जैसे कि ईस्ट देखा था, अमीबा देखा था, अमीबा देखा था, और और बहुत सारे जीव को देखा था। तो ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आता है, और इसके अंदर क्या आता है यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में केंद्रक पाया जाता है। मेन डिफरेंस होता है दोस्तों केंद्रक का, मेन डिफरेंस क्या होता है केंद्रक का, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। अब और मल्टी सेलुलर है दोस्तों, तो हम जो भी अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं वो सारे जीव जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है यूकैरियोटिक जीव या तो कोशिका के अंतर्गत में आता है, जैसे कि गाय हो गया, जानवर हो गया, बैल हो गया, मनुष्य हो गया, चींटी हो गया, घोड़ा हाथी दीवार लकड़ी, जो भी चीज सारा का सारा मल्टी सेलुलर के अंतर्गत में आएगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों अस्पष्ट केंद्रक, क्या बोला गया कि अस्पष्ट मतलब जो केंद्रक होगा वो स्पष्ट रूप से नहीं होगा, स्पष्ट रूप से नहीं होगा। तो वो किसके अंतर्गत में होगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में होगा, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो जब केंद्रक केंद्रक क्या होता है दोस्तों, केंद्रक जब नहीं होता है यूनिसेलुलर में, तो वो एक हल्का हल्का सा लेयर रूप में होता है, जिसे प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, विकसित विकसित नहीं होता है। तो इसे क्या कह सकते हैं कि अस्पष्ट है, क्या है अस्पष्ट है, अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक। तो वो अस्पष्ट केंद्रक को दोस्तों केंद्र काव कहा जा सकता है, और इसे क्या कह सकते हैं केंद्र काव, केंद्र काव जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ पे केंद्र काव कहलाएगा, यानी कि डी नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। और यही क्या करता है वहां पे डीएनए और प्रोटीन का निर्माण करने का भी काम करता है एक कोशिकीय जीव में। अब परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। झिल्ली रहित का मतलब दोस्तों जिसमें झिल्ली ना हो, झिल्ली रहित रहने कहने का क्या मतलब कि झिल्ली जिसमें ना हो, झिल्ली ना हो, या तो इसको दोस्तों कहेंगे कि केंद्रक रहित, केंद्रक रहित, केंद्रक रहित जिसमें केंद्रक ना हो, झिल्ली ना हो या जिसमें केंद्रक ना हो उसे क्या कहेंगे हम झिल्ली रहित या तो केंद्रक रहित रहित कहेंगे। तो जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक या तो प्राक केंद्रक, यानी कि सी नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सुकेंद्रिक कहने का मतलब क्या है दोस्तों जिसमें केंद्रक पाया जाएगा। रिक्तियां मतलब वैक्यूल्स मतलब दोस्तों लिक्विड, जो कोशिकाओं में वैक्यूल्स यानी कि लिक्विड का अंश पाया जाता है वो क्या कहलाता है रिक्तियां कहलाता है। सब कोशिकांग मतलब शरीर का अंग दोस्तों कोशिकांग कहलाएगा।
डैश प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। क्या बोला गया कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, कोशिका हो गया। और कोशिका के अंदर दोस्तों हमने क्या बताया कि जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहलाता है। या तो इसी को दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। या तो इसी को दोस्तों सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल कोशिका झिल्ली, देखिए ये हमारा बाहरी आवरण हो गया। तो इसके बीच में, इसके अंदर, इसके अंदर जो द्रव हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा ये कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव। ये हम पहले भी बता चुके हैं, कोशिका द्रव भी कहलाएगा, कोशिका द्रव। या तो दोस्तों इसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और बीच में दोस्तों ये जो केंद्रक है हमारा, ये क्या न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इस केंद्रक के बीच में, ये इस केंद्रक के बीच में जो यहाँ पे जो द्रव होगा वो द्रव क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव कहलाएगा, केंद्रक द्रव। और हमने क्या बताया दोस्तों कि जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाया जाता है, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, कोशिका द्रव को जब हम मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, जीव द्रव बनता है, जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव क्या बनेगा, जीव द्रव, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो प्रोटोप्लाज्म। अच्छा एक बात और यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि जो जीव द्रव का खोज किसने किया था, जीव द्रव का खोज किसने किया था। तो जीव द्रव को खोज करने वाला दोस्तों कौन था, जिसे कि दो लोगों का इसमें नाम दिया जाता है। अगर खोज की बात करें तो खोज करने वाले का नाम क्या है दोस्तों, डुजार्डिन है। क्या है, डुजार्डिन है खोज करने वाले का नाम। और कब खोज किया इन्होंने, तो 1835 में खोज किया है। कब किया है, इन्होंने खोज कब किया दोस्तों, तो 1835 में खोज किया। लेकिन दोस्तों खोज तो डुजार्डिन ने किया है, डुजार्डिन। खोज किसने किया है, खोज किसने किया दोस्तों, डुजार्डिन ने किया है। लेकिन नाम रखने वाला कौन था, नाम रखने वाला कौन था, तो नाम रखने वाला दोस्तों कौन था, पुरकिंजे था। नाम किसने रखा था, पुरकिंजे। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों ऑप्शन में जो होगा उसे आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो जीव द्रव का खोज किसने किया, डुजार्डिन ने किया 1835 में। और नामकरण करने वाला कौन है, पुरकिंजे है। तो यहाँ पे अब दोस्तों क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है कि डैश प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। तो सबसे बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर में जो द्रव है वो हमारा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। अगर बीच की बात करता है यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के अंदर, ये हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या है, तो वो केंद्रक द्रव कहलाता। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के बाद अंदर की बात कहा गया है तो वो कोशिका द्रव कहलाएगा, जो कि डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खुरदरी अंतःप्रद्वीप जालिका RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखती है। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है। इसको मैं दोस्तों पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे दो अंग होता है। इसके अंदर जो रफ इंडोप्लाज्मिक यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्वीप जालिका कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो भाग होता है, एक क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में हमारा दोस्तों हमने क्या कहा था कि यहाँ पे दाने दाने रूप में क्या होता है, खुरदरी कुछ चीज पाई जाती है। स्मूथ रफ के ऊपर क्या पाया था, खुरदरी रफ चीज पाया जाता है। वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन निर्माण करना, संश्लेषण करना या तो निर्माण करना, संश्लेषण करना,
ये निर्माण करना, तो प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोस प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है? राइबोसोम का काम है। इसीलिए दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का राइबोसोम के कारण ही ऐसा दिखाई देता है, तो यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बात क्या चीज, स्मूथ का, तो जो ये स्मूथ होता है, ये इसका काम क्या है? वसा निर्माण करने का काम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? फैट निर्माण करने का काम करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है। लवक, लवक क्या होता है? इसे वर्णक कहा जाता है, जिसमें कलर वगैरह देने का होता है। लाइसोसोम हमारा आत्महत्या की थ्योरी है, कोशिका के आत्महत्या की, जिसे एटम बॉम्ब कहा जाता है। सेंट्रोइड दोस्तों तारक केंद्र, तारक केंद्र मतलब दोस्तों कोशिका के अंदर में जो हमारा केंद्र होता है, उसके अंदर जो होता है उसे तारक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? कोशिका अंग का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, या सेल से बाहर स्रावित किया जाता है? सेल से स्रावित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी काय है तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय, इन सब का काम यानी कि वो पैकेजिंग का काम, अंदर बॉडीगार्ड का काम, या तो कौन सा लिक्विड अंदर जाएगा कोशिका का, कौन सा बाहर जाएगा, ये सारा काम कौन करता है? गोल्गी काय या तो गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडी का काम होता है। सारा का काम किसका होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है। जितना भी एनर्जी का निर्माण करेगा वो सारा ट्रांसफर करने में काम भी कौन करेगा? तो गोल्गी बॉडी करता है। अब देखिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पेड़ पौधे यानी कि प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा है जो जंतु जगत में नहीं पाया जाता है। जंतु जगत में यानी कि जानवर में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो जानवर में नहीं पाया जाता है, तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसका काम क्या है दोस्तों? ये भोजन बनाने में काम आता है, प्रकाश का संश्लेषण करने में, फोटोसिंथेसिस करने में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में, जिससे पेड़ पौधे भोजन अपना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? एक क्लोरोप्लास्ट का करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी निर्माण करने का काम है। क्रोमोसोम दोस्तों गुणसूत्र का है, क्रोमोसोम केंद्र में पाया जाता है, इसका काम क्या है? इसी के अंदर क्रोमोसोम के अंदर ही दोस्तों हमारा क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? तो क्रोमोसोम दोस्तों कोशिका के केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है, और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, डीएनए के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थ्योरी कहते हैं? तो लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थ्योरी कहते हैं, ये भी हम पहले बता चुके हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, रासायनिक वैक्यूल्स यानी पानी का अंश जो होता है कोशिका में वो क्या कहलाता है? वैक्यूल्स कहलाता है। हेलो, फुर्सत है कि बिजी? 10 मिनट में फोन करा होता सिर्फ से निकाली। ठीक, केवल पादप कोशिका में उपस्थित कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं संचित होती है। पादप देखिए यहाँ पे क्या है? पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं मतलब कि सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। सिर्फ क्या है? किसमें? पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो देखिए दो चीज होता है दोस्तों, एक होता है पादप। देखिए दोस्तों लवक, यहाँ पे अगर लवक की बात करें दोस्तों तो लवक हमारा दो भाग का होता है। एक क्या होता है? हरित लवक, हरित लवक, हरित क्या होता है? हरित लवक। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक या तो वर्णी लवक हम कह सकते हैं इसको। तो हरित लवक का काम क्या है दोस्तों? हरित लवक ये हमारे क्या पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। और अवर्णी लवक की बात करें, अवर्णी लवक की बात करें दोस्तों, ये हरित लवक का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या है इसका काम? प्रकाश संश्लेषण करना, जिसके पेड़ पौधे क्या करते हैं? इसके थ्रू से, जिसकी मदद से भोजन को अपना बना पाता है। लेकिन अवर्णी लवक की बात करें दोस्तों तो इसका काम क्या होता है? स्टार्च हो गया, क्या क्या चीजें? स्टार्च हो गया, तेल हो गया, या प्रोटीन कणिकाएं को क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है या संचित करने का काम करता है। तो यहाँ पे अवर्णी लवक बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? देखिए दोस्तों कोशिका में हमने क्या बताया कि गोल्गी बॉडी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये सारी जीव जीवन के सारा चीज पाया जाता है कोशिका के अंदर में। लेकिन हमने ये भी बताया दोस्तों कि ये केंद्रक में हमारा क्या होता है? केंद्र में क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर में क्या होता है? केंद्रक द्रव होता है, जिसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? यानी कि जीन होता है। क्या होता है? डीएनए के खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। डीएनए के खंड को, डीएनए को के खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो केंद्रक के द्रव में तो डीएनए पाया जाता है कोशिका का, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि किस कोशिका का। तो इसके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, मतलब अपना प्रोटीन का निर्माण खुद करेगा और अपना जेनेसिस करने का काम खुद करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे हैं दोस्तों जिसके अंदर में क्या होता है? डीएनए अपना होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है दोस्तों? अपना डीएनए होता है। दो चीज, अगर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर जीव दल में बात करें, जीव में और ये पादप में, तो जीव में हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जीव में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए पाया जाता है, अपना डीएनए होता है। और पादप में अगर हम बात करें प्लास्टिड, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, प्लास्टिड या तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या तो जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है? अपना डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है कहलाती है, विभाजित होती है कहलाती है। तो देखिए दोस्तों जब कोशिकाएं का विभाजन होती है तो कहलाती है। आगे देखिए जैसे कोशिका का निर्माण होता है, जैसे एक कोशिका हो गया, क्या होता है? एक कोशिका हो गया, तो ये कोशिका दो भागों में बढ़ गया, फिर ये कोशिका क्या कर गया? दो भागों में बढ़ गया, फिर ये कोशिका क्या हो गया? दो भागों में बढ़ गया, यानी कि बराबर भागों में बढ़ता है। शरीर जो हमारा विकास होता है वो इस प्रकार से बराबर भागों में विभाजित होता है, तो वो क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। और अर्धसूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों तो एक हमारा हुआ एक, तो ये आधा होगा, ये आधा होगा, तो ये क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, यानी कि ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। और एक हमारा और क्या दोस्तों?
इसको हल्का सा पीछे हल्का सा काट देना, यहाँ पीछे पीछे काट देना। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? डैश एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन है, कोशिका में विभाजन है, तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कोशिका द्रव, जैसे कि ये हमारा क्या है कोशिका द्रव है, क्या है कोशिका द्रव है। अगर यहाँ पे एक कोशिका ही है, ये मान लेते क्या है कोशिका है, ये क्या है एक कोशिका है, ये क्या है कोशिका है, और ये मान लेते क्या है कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है। अगर कोशिका का विभाजन दो भाग में हुआ, दो भाग में हो गया, तो ये क्या कहलाएगा कोशिका विभाजन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा कोशिका विभाजन कहलाएगा, कोशिका विभाजन। लेकिन ये कोशिका द्रव है तो ये दो भाग में बढ़ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन कहलाएगा, कोशिका द्रव विभाजन कहलाएगा। तो यहाँ पे कोशिका द्रव विभाजन ए नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर केंद्र का विभाजन होता तो केंद्र विभाजन कहलाता। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों हमारे शरीर के अंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, अगर गुणसूत्र की बात करें तो हमारे शरीर में दोस्तों 23 जोड़ी होता है, कितना होता है 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होता है हमारे शरीर में। तो टोटल गुणसूत्र की बात करें दोस्तों तो गुणसूत्र दो होता है, गुणसूत्र क्या होता है दो होता है, एक एलोट्रॉप होता है, पीछे एलोट्रॉप लगा दीजिए खत्म नहीं होगा। कोशिका गुणसूत्र की बात करें दोस्तों तो कोशिका हमारा दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है शरीर निर्माण के लिए होता है, कोशिका के प्रकार गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन है। देखिए गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है ऑटोसोम होता है, क्या होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक क्या होता है एलोसोम, क्या होता है एलोसोम। ये क्या हो गया ऑटोसोम हो गया, ये एलोसोम हो गया। तो एलोसोम की बात करें तो ये 22 जोड़ी होता है, क्या होता है 22 जोड़ी होता है। तो ये ऑटोसोम का क्या दोस्तों हमारा शरीर का जितना अंग का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है ऑटोसोम के द्वारा होता है, शरीर का निर्माण किसके द्वारा ऑटोसोम के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब रही क्या बात दोस्तों एक जोड़ी गुणसूत्र, यहाँ पे 22 जोड़ी हो गया, यहाँ पे एक जोड़ी गुणसूत्र आएगा, एक जोड़ी गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र जो होता है दोस्तों ये लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र सॉरी लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करने का काम करेगा, लिंग गुणसूत्र है तो क्या करेगा लिंग निर्धारण करने का काम करेगा, लिंग निर्धारण करने का काम करेगा। आन के देखिए दोस्तों अब लिंग निर्धारण होता कैसे है ये देखिए, एक मेल है और ये क्या है फीमेल है। तो एक गुणसूत्र में दोस्तों अगर मेल की बात करें, मेल की बात करें यानी कि पुरुष, मेल का कहने का क्या मतलब पुरुष, और ये क्या है महिला, पुरुष और महिला। तो अगर मेल में दो गुणसूत्र होता है एक्स वाई गुणसूत्र, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो एक्स एक्स गुणसूत्र अगर है तो वो लड़की को दर्शाता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे हुआ, अगर यहाँ से एक्स गुणसूत्र आया मेल से और यहाँ से एक्स गुणसूत्र गया तो यहाँ पे क्या हुआ एक्स एक्स हो गया। तो ये निश्चित रूप से क्या होगा जो आने वाला बच्चा या जन्म लेने वाला बच्चा होगा या बच्ची होगी वो लड़की होगी, क्या होगी लड़की होगी। और यहाँ से अगर वाई गुणसूत्र आया और यहाँ से एक्स गुणसूत्र, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स वाई गुणसूत्र। तो ये जो होगा गुणसूत्र वो निश्चित रूप से क्या होगा लड़का होने वाला है, क्या होगा वो लड़का होने वाला है। तो यहाँ से देखिए ये आधा गुणसूत्र यहाँ से आया, ये इसमें एक जोड़ी गुणसूत्र है लेकिन एक जोड़ी में एक गुणसूत्र यहाँ से आया और एक गुणसूत्र यहाँ से आया। तो ये किस किस प्रकार से आया आधा आधा गुणसूत्र आया। तो जब ये इन दोनों यानी कि मेल का क्या होता है स्पर्म और फीमेल का क्या होता है अंडाणु, जब फीमेल यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु मिलता है तब जाके युग्मक का निर्माण होता है। ये आगे हम दोस्तों देखेंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का तो यानी कि आधा गुणसूत्र यहाँ से आया और आधा गुणसूत्र यहाँ से आया, तो दोनों मिलकर के क्या करता है एक लिंग का निर्धारण करता है, क्या होता है लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ से दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है मेयोसिस या तो अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पादप कोशिकाओं में स्फीति या कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है। पादप कोशिकाओं में स्फीति या कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर पेड़ पौधे की बात करें तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जब कोई पेड़ पौधे को काटते हैं तो उसमें पानी कितना मात्रा में निकलता है, तो पानी का उसमें अंश क्या होता है ज्यादा होता है। तो विक्यूल्स का काम क्या है उसको पानी को ज्यादा स्टोर करने का काम करता है, यानी कि जो तरल लिक्विड पदार्थ होता है ज्यादा स्टोर करने का काम करता है। तो कोशिका द्रव से भरी धानी की वजह से यानी कि पानी की वजह से लिक्विड की वजह से क्या होता है उसमें ठोस या कठोरता पाई जाती है, ठोस या कठोरता पाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया डी नंबर का बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, डी नंबर का बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ये 5 चैप्टर था 9th क्लास का ये कंप्लीट होता है। और यहाँ आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल तो होने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है या हेल्पफुल मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।